Hello everyone, Namaskar, Radhe Radhe, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh to all my viewers watching this video. Today we are going to discuss on a very important topic और टॉपिक आप लोगों को पता चल चुका होगा. आज की टॉपिक होने जा रही है हमारी द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. स्पेशली बता दूं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड्स एग्जामिनेशन. बोर्ड्स की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, 10th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 12th वालों के तो ये रामबाण है. ये हर साल ये क्वेश्चन खुद को रिपीट करती है. हमारी भी 12th में जो पेपर हुई थी 2017 में, उस टाइम भी ये क्वेश्चन आई थी, 16 में भी आई थी, उसके बाद 18 में भी आई. ये हर साल खुद को ये रिपीट करती है. ये किसी भी फॉर्मेट में आए, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर किसी फॉर्मेट में आए, बट ये आती ज़रूर है. इसीलिए सभी लोग आप लोगों को बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है. और एनसीईआरटी बुक की बात करें तो जब हमारे टाइम पे हम लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ते थे तो यार बड़ी मेसअप लगती थी चीज़. शुरू की तो जो पैरा थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, लेडिक सेल तक सब कुछ समझ आता था. उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन स्पर्म का एकदम यार बिल्कुल कन्फ्यूजन हो जाता था, वो झोल हो जाता था पूरा. पर मैं आप लोगों को वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, इस वीडियो के ख़त्म होने तक आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई भी डाउट नहीं बचेगा. सारी पार्ट्स को हम लोग बारी बारी बड़े ही आराम से पढ़ेंगे, सबकी पार्ट्स को समझेंगे, सबकी फंक्शन क्या है सारे पार्ट्स की, और जो स्पर्म की प्रोडक्शन होती है उसके बाद वो ट्रैवल किस तरह से करके हमारे यूरेथ्रा के बाहर निकलती है, सबको बड़े ही आराम से और बिल्कुल क्लियर तरीके से आप लोगों को बताऊंगा. सब कुछ आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. फिर भी कोई डाउट रहेगी तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा. बट मेरा एक क्या कहिएगा, आपको एश्योर करता हूँ कोई डाउट नहीं रहेगी आप लोगों के मन में. तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को. सबसे पहले तो आप इस डायग्राम को आप लोग देख ले एक बार. ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है और जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट थे उसको हमने ये कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है, उन सभी का नाम लिख रखा है, उसको डिफाइन कर दिया है मैंने. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, वो हमें मालूम है क्या है, वो है हमारी टेस्टिस. ये टेस्टिस क्या होती है, असल में से हिंदी में अंडकोश कहते हैं. आप जानते होंगे टेस्टिस क्या है. हर इंसान के अंदर, मर्दों के अंदर ये 2 पाई जाती है, यानी कि एक जोड़ा होता है इनका, पेयर ऑफ टेस्टिस होती है. ठीक है, ये हमने देख लिया टेस्टिस. और इसकी प्राइमरी फंक्शन होती है दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स. और जो सेकेंडरी फंक्शन होती है वो होती है प्रोडक्शन ऑफ अ इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज आवर टेस्टोस्टेरोन एंड द सेकेंडरी वन इज एंड्रोजेंस. ठीक हो गया, सही है आप लोगों को. टेस्टिस सही है, इसमें स्पर्म की प्रोडक्शन होगी. और टेस्टिस के बाद आप ये देख रहे होंगे, ये जो कैप जैसा स्ट्रक्चर है टेस्टिस के ऊपर, इसे हम कहते हैं एपिडेमिस, या आप कहें एपिडिडाइमिस, जो आपको अच्छा लगता है. तो यहाँ पर होगी आपकी एपिडिडाइमिस. इसमें क्या होता है, जो भी स्पर्म टेस्टिस में बनी वो जा करके सीधा एपिडिडाइमिस में स्टोर हो जाती है, जिस कारण इसको बैंक ऑफ स्पर्म्स या फिर बैग ऑफ स्पर्म्स भी कहा जाता है. क्वेश्चन नहीं आता ऐसा, लेकिन आप याद रखिएगा कि जो भी स्पर्म यहाँ प्रोड्यूस होगी टेस्टिस में, वो जाकर एपिडेमिस में स्टोर हो जाएगी. ठीक है, अब देखिए एपिडेमिस तो हमने देख लिया. अब एपिडेमिस के बाद देखिए आप पाइप जैसी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ब्लू कलर की जो मैंने बना रखी है. ये इस पाइप को, इस डक्ट को, इस वेसल को आप कह सकते हैं वैस डिफरेंस या वास डिफरेंस. वास डिफरेंस क्या करती है, ये जो स्टोर एपिडेमिस थी, जब हमारी बॉडी डिमांड करेगी स्पर्म की, तो एपिडेमिस से कैरी करने का काम करती है ये वास डिफरेंस. सारे स्पर्म सेल्स को ये कैरी करती है और कैरी करके ले जाती है सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड तक. और उसके बाद ये यूरेथ्रा में अपने सारे स्पर्म को डिस्चार्ज कर देती है. एंड फ्रॉम यूरेथ्रा इट गोज आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी और इट इज इजैकुलेटेड आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, तो टेस्टिस देखा, एपिडेमिस देख लिया हमने, वास डिफरेंस देख ली. वास डिफरेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इसे हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल. ठीक है, सेमिनल वेसिकल की फंक्शन होती है, ये हमारी जो स्पर्म्स आ रही है उसको ये कुछ फ्रक्टोज की अमाउंट प्रदान करती है. फ्रक्टोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट की ग्रुप है जो कि एनर्जी देती है. और सेमिनल वेसिकल जो फ्रक्टोज को इंसर्ट करेगी, वो फ्रक्टोज क्या करेगी, वो स्पर्म सेल्स को एनर्जी देगी ताकि वो आगे की मूवमेंट को कैरी आउट कर सके. ठीक है, तो हमने देख लिया, टेस्टिस देखा, उसके ऊपर ये देख लिया एपिडेमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल. सेमिनल वेसिकल से अपनी उसकी डिस्चार्ज को लेने के बाद स्पर्म्स आ जाती है हमारी यूरेथ्रा के पास. और यूरेथ्रा में आने से पहले, सेमिनल वेसिकल और यूरेथ्रा में आने से पहले बीच में एक और ग्लैंड आती है, उसका नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ग्लैंड, हम सभी को पता है. ये क्या करती है, ये इसको एल्केलाइन मीडियम प्रदान करती है और साथ में इसको एक लिक्विफिकेशन करती है, या लिक्विफाइड फॉर्म में इसको हमारी स्पर्म्स को बना देती है. जो स्पर्म्स अभी सिर्फ सेल थे, अब उसे ये लिक्विड फॉर्म देती है और यहीं पर स्पर्म्स को हम कहते हैं सीमेन.
सीमेन और स्पर्म में डिफरेंस होता है, बाद में बताऊंगा क्या होता है, बट इतना समझे कि अब स्पर्म यहां पर आकर के सीमेन बन जाती है, क्योंकि अब लिक्विफाइड हो जाती है स्पर्म, और लिक्विफिकेशन के साथ इसमें कैल्शियम और फ्रक्टोज की अमाउंट भी ठीक ठाक आ जाती है। क्लियर? ये सेमिनल वेसिकल, ये हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड, और प्रोस्टेट ग्लैंड से आगे बढ़ने के बाद ये हमारी यूरेथ्रा के थ्रू स्पर्म हमारी शरीर के बाहर निकल जाती है। बट एक छोटी सी ग्लैंड और रह गई है, नाम है बर्बोरीथल। बहुत इसकी इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है स्पर्म की प्रोडक्शन या ट्रांसपोर्टेशन में, बट इसकी फंक्शन बता दूं आप लोगों को। ये अल्कलाइन मीडियम देती है हमारी यूरेथ्रा को बिफोर द डिस्चार्जल ऑफ आवर स्पर्म। इसमें क्या होता है कि यूरेथ्रा से हमारी यूरिन भी पास होती है, तो यूरेथ्रा वाली पार्ट में थोड़ा एसिडिक मीडियम रह जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर टॉयलेट बाहर निकल रही है तो उस पाइप को वो एसिडिक बना देगी, तो स्पर्म्स अगर यहां से गुजरेगी तो वो मर सकती है, सेल्स मर सकते हैं। इसलिए क्या करती है बर्बोरीथल ग्लैंड, इसमें भी एक अल्कलाइन मीडियम प्रदान कर देती है, इसको लिक्विफाई कर देती है जब हम अराउजल होती है, हमारी इरेक्शन होती है पेनिस में उस टाइम, ताकि बिल्कुल आराम से स्पर्म की सेल निकल जाए। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। टेस्टिकल्स की फंक्शन समझ गए आप, एपिडीमिस की फंक्शन समझ गए, इसमें स्टोर होता है। एपिडीमिस के बाद आगे वास्ट डिफरेंस जो इसे कैरी करेगी स्पर्म को, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बर्बोरीथल ग्लैंड, और ये हमारी यूरेथ्रा। सब क्लियर हो गया होगा। इस पार्ट को कहते हैं पेनिस। पेनिस मतलब जो हिस्सा शरीर के बाहर हमारा निकला होता है वो। मुझे लगता है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इस डायग्राम में आपका कोई सी प्रॉब्लम होगी तो जरूर बताइएगा आप। प्रोडक्शन किधर हुई, स्टोर किधर हुई, कैरी कैसे हुई, और किन किन ग्लैंड ने अपना सिक्रेशन दिया इसको बाहर निकलने से पहले। चलिए सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद अब कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को भी देख लें कि स्पर्म बनती कैसे है, ट्रैवल कैसे होती है, और इसको समझने के बाद ट्रैवलिंग के लिए आपको अलग पार्ट में बताऊंगा। इसी वीडियो में आप बने रहेंगे हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं कि अभी मैंने आपको बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फिर बता रहा हूं सिस्टम है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये एक ही चीज से मिलकर बनी होगी। सिस्टम का मतलब ये है कि दो चार चीजों से मिलकर बनी हुई चीज को हम सिस्टम कहते हैं। तो ये भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसका मतलब एक चीज तो होगी नहीं इसमें। इसमें क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स और कुछ ग्लैंड्स, ये दोनों चीजें साथ मिलकर के एक सिस्टम को बनाती है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी ऑर्गन्स थी, कौन कौन से ग्लैंड्स थे। वैसे हमें पता है बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों को मैंने बताया गया था वो पेयर ऑफ टेस्टिस। ये दोनों टेस्टिस ना रहे तो सिस्टम बिल्कुल बेकार है, लूज है ये। पेयर ऑफ टेस्टिस के बाद आगे एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट क्या आती है हमारी, वो डक्ट, वो पाइप, वो वेसल जो स्पर्म को कैरी करके हमारी शरीर के बाहर ले जाएगी, उसे हम एक्सेसरी डक्ट कहते हैं। तो आपको नाम मालूम होगा डक्ट कौन सी थी, वो थी हमारी वास डिफरेंस। ठीक है, एक थी वास डिफरेंस और दूसरी है यूरेथ्रा। ये दोनों एक्सेसरी डक्ट जो हमारी स्पर्म को बाहर रिलीज करेगी शरीर के। ठीक है, पेयर ऑफ टेस्टिस समझ गए, एक्सेसरी डक्ट समझ गए। थर्ड थी हमारी ग्लैंड। ग्लैंड भी आप लोगों को पता है सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड थी सेमिनल वेसिकल, जो कि हमारी फ्रक्टोज की सिक्रेशन को इसमें ऐड करेगी। दूसरी थी प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि अल्कलाइन मीडियम भी देगी, साथ में इसको सीमेन भी बनाएगी और कुछ कैल्शियम के वे अमाउंट्स उसमें डालेगी। तो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरी थी बर्बोरीथल ग्लैंड। यही तीन ग्लैंड है जो हमारी स्पर्म की प्रोडक्शन को और स्पर्म की मूवमेंट को मोबिलाइज करने में हेल्प करेगी। तो ग्लैंड्स हो गई। और फोर्थ थी एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया कुछ भी नहीं, एक्सटर्नल मतलब बाहरी, जेनिटेलिया मतलब ऑर्गेन। जो ऑर्गेन हमारी बाहरी ऑर्गेन है उसे हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहेंगे, और वो बिल्कुल सिंपल है। कौन है, तो हमारी पेनिस है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। वो शरीर के बाहर है और स्पर्म को भी बाहर जाने में यही सहायता करती है, यही एक मार्ग रास्ता है इसके लिए। चलिए ये चार चीज हमने देख ली, ये चारों से मिलकर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनी है, सिर्फ ये चार चीजें हैं। नंबर 2 है टेस्टिस। टेस्टिस कहां पर पाई जाती है, तो वो है स्क्रोटम। आइए स्क्रोटम को बता दूं आप लोगों को। ये जो आप स्किन देख रहे हैं, फोल्ड देख रहे हैं स्किन की, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर लिखी है हमारी बुक में, कहा गया बैग लाइक स्ट्रक्चर इन विच टेस्टिस आर देयर और टेस्टिस आर प्रेजेंट। स्क्रोटम क्या होती है, कुछ नहीं, वो चमड़ी होती है, चमड़ी में ही ये दोनों टेस्टिस पाई जाती है, थोड़ा लटकी हुई होती है चमड़ी। इसका कारण क्या होता है भाई, क्वेश्चन भी आती है एग्जाम में कि स्क्रोटम में ही टेस्टिस को क्यों भगवान ने रखा है, कुदरत ने रखा है, या हमारी टेस्टिस स्क्रोटम में ही क्यों रहती है, ये क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए आप बताएंगे कि स्क्रोटम एक एडिक्वेट रिक्वायर्ड टेम्परेचर हमारी टेस्टिस को देती है, यानी कि एक पर्याप्त टेम्परेचर देती है हमारी टेस्टिस को, ताकि वो स्पर्म की प्रोडक्शन कर सके, स्पर्म को पैदा कर सके, स्पर्म को बना सके। एंड दैट इज द कैरिंग आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को कैरी कर सके। स्पर्म को बनने के लिए हमारे शरीर की टेम्परेचर उपयुक्त नहीं है, हमारे शरीर की जो टेम्परेचर उसे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होती ताकि स्पर्म बन सके। इसलिए
कुदरत ने, भगवान ने इसे हमारी जो टेस्टिस है उसे शरीर के बाहर कर दिया, इतना बाहर कर दिया कि उससे सिर्फ 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम मिले और स्पर्म की प्रोडक्शन हो सके। क्लियर हो गया होगा? तो स्क्रॉटम में 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम मिलती है ताकि प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके, स्पर्म की प्रोडक्शन हो सके, इसलिए इसे बाहर रखा गया है। चलिए, ये आप समझ गए होंगे टेस्टिस स्क्रॉटम में क्यों रहता है और स्क्रॉटम है क्या। स्क्रॉटम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें टेस्टिस दोनों पाए जाते हैं। चलिए, नंबर 3, ईच टेस्टिस है 250 कंपार्टमेंट्स इन इट एंड इट इज कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर टेस्टिस के अंदर, यानी कि हर टेस्टिस में हमारी 250 कंपार्टमेंट्स है, 250 हिस्सों में बटा हुआ है टेस्टिकल्स हमारा सारा। ये हर टेस्टिस, दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी के टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, 250 छोटे छोटे हिस्से होते हैं और उन हिस्सों को कहते हैं हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और एक और चीज बता दूं कि उन हर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, उन छोटे छोटे लोब्यूल्स हिस्से में, कंपार्टमेंट्स में और 3 छोटे छोटे हिस्से होते हैं। 3 कहें, 2 कहें, 1 कहें, किसी में भी हो सकता है। 1 से लेके 3 तक और छोटे हिस्से होते हैं उन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, उन्हें हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। देखिए, फिर बताता हूं आपको, हर टेस्टिस में 250 कमरे हो गए और हर एक कमरे में 1 से 3 कमरा और होगा, उसे हम कहेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्लियर हो गया होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में भी, हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 तरह की सेल होंगी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दीवारों पे लगी होती हैं या उनके अंदर पाई जाती हैं। वो 2 तरह की सेल होती है, पहली आपकी मेल जर्म सेल्स और दूसरी है सर्टोली सेल्स। हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 तरह की सेल होती है, इज लाइंड अप इनसाइड इट बाय 2 टाइप ऑफ सेल्स। द नंबर 1 इज मेल जर्म सेल्स एंड नंबर 2 इज सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स क्या होती है? वो क्या करती है? मेल जर्म सेल्स अपने अंदर डिवीजन करती है, लगातार डिवाइड करती है वो खुद को। डिवाइड क्यों करती है? ताकि वो स्पर्म की प्रोडक्शन कर सके। तो कहिए ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्टोली सेल के अंदर, सॉरी, मेल जर्म सेल जो होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, ये खुद को डिवाइड करती है। और डिवीजन कौन सी होगी, ये आप लोग बताइए। डिवीजन इसमें मियोटिक डिवीजन होगी। मियोटिक यानी कि वो डिवीजन जिसमें से आपकी रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व होगी या जिसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कैरी आउट करना, उस तरह की डिवीजन में मियोटिक को यूज करते हैं। बाकी शरीर में जो भी डिवीजन होगी सेल्स की, उसे हम मायोसिस कहेंगे। ये पता होगा आप लोगों को। तो मेल जर्म सेल्स अपने अंदर मियोटिक डिवीजन करेंगी और स्पर्म की फॉर्मेशन करेंगी। क्लियर हो गया होगा? स्पर्म कहां बन रहा है? स्पर्म एक तो टेस्टिस में बन रहा है और टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये हो रहा है आपका मेल जर्म सेल्स और मेल जर्म सेल्स ही बनाएगा स्पर्म को। क्लियर? स्पर्म सेल के बाद आगे सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या करती है? वही मौजूद होती है, बिल्कुल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही मौजूद होती है, मेल जर्म सेल्स के बगल में। ये क्या करती है? सारे जितने भी स्पर्म्स की प्रोडक्शन हो रही है उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी ताकि हमारी स्पर्म की जो सेल है वो मरे नहीं, वो जिंदा रहे। ठीक है, न्यूट्रिशन भी देगी और उसे जिंदा रहने में भी मदद करेगी। सर्टोली सेल्स देख ली, मेल जर्म सेल्स देख ली। नंबर 5 क्लियर हो गया होगा। नंबर 6 है द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेसेस। अभी आप लोगों को बता देता हूं कि टेस्टिस में हमने देखा कि 250 कंपार्टमेंट्स थे, उन 250 के अंदर और 3 कंपार्टमेंट्स थे। उसके अलावा भी बता दूं कि टेस्टिस में कुछ जगह होती है, जैसे आप मान ले आप कि ये टेस्टिस है हमारी और इसमें इतनी दूर हमने कंपार्टमेंट्स रख लिए, बाकी सारे कंपार्टमेंट्स थे इसके अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गए, सारे थे। उसके बाद भी कुछ जगह बच गया, तो इस जगह को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस, यानी कि कुछ खाली जगह है उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस। और इसी इंटरस्टिशियल स्पेसेस में 2 तरह की चीज पाई जाती है। सबसे पहली होती है यहां पर, उसे हम कहते हैं लेडिक सेल और दूसरी होती है ब्लड वेसल्स। देखें, लेडिक सेल क्या है या आप इंटरस्टिशियल सेल्स कहें, ये आप पर डिपेंड करता है। मैं लेडिक बोलता था, इजी था थोड़ा बोलना, लेकिन आप इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोल सकते हैं। तो ये टेस्टिस था, टेस्टिस 250 कंपार्टमेंट से बटा हुआ था, क्लियर था। 250 कंपार्टमेंट के अंदर भी 3 कंपार्टमेंट्स थे, वो भी क्लियर हो गया। उस कंपार्टमेंट के अंदर ही स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही है, वो भी हमने देख ली। उसके बाद जो टेस्टिस में ये जगह बच गई, इसे हमने कह दिया इंटरस्टिशियल स्पेसेस। और इस इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर भी एक सेल पाई जाती है, उसे हम कहते हैं लेडिक सेल, या उसी को कहते हैं हम इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, और लेडिक सेल के साथ में कुछ ब्लड वेसल्स भी यहाँ पर मौजूद होती हैं इस जगह पर। और इस लेडिक सेल का काम होता है द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन दैट इज एंड्रोजेंस। आपने सुना होगा मर्दों में टेस्टोस्टेरोन के साथ एंड्रोजेंस भी प्रोडक्शन होते हैं, और ये भी तरह तरह की हमारी फीचर्स में मदद करती है एंड्रोजेंस।
ये आप लोगों को पता था। और आप लोगों को बता दूं कि ये यहाँ एंड्रोजन्स प्रोड्यूस हुई, यहाँ पर आपकी स्पर्म हुई, यहाँ पे आपकी उसको न्यूट्रिशन भी मिल गया। सब कुछ हमने देख लिया टेस्टिस में किस तरह से फॉर्मेशन हुई स्पर्म की। अब ये स्पर्म तो हमने देख लिया, अब स्पर्म की जो कैरी आउट होगी, स्पर्म को ट्रांसपोर्टेशन होगी उसकी, वो अभी हम देखते हैं इसके बाद वाले पार्ट में। तब तक आप बताइए सब कुछ क्लियर हो गया होगा, सारी पार्ट आप लोगों को ठीक है, सब कुछ हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं किस तरह से स्पर्म की प्रोडक्शन होती है अंदर वाली डायग्राम में। चलिए हमने अब तक देखा था कि हमारी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी पार्ट थी और कौन सी पार्ट कौन सी फंक्शन करती थी। बट अब इस वाली पार्ट में हम ये देखेंगे इस वीडियो के कि कहाँ स्पर्म हमारी प्रोड्यूस हुई और किस तरह से ये जा करके हमारी वास डिफरेंस से होकर यूरेथ्रा तक पहुंच गई। यानी कि स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस हुई और कैसे उसकी ट्रैवलिंग हुई, वो हम इस पार्ट में वीडियो में देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस डायग्राम को देख लीजिए। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आगे से ही हमने डायग्राम बनाया, सामने से कैसा दिखता है। तो सबसे पहले एक टेस्टिस को हम पहले अंदर के इसकी डायग्रामेटिक व्यू देख लेते हैं। सबसे पहले आप इस पार्ट को देखें, ये जो क्रॉस कर रखा है मैंने, इसको हमने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को यहाँ पर बना रखा है, इस तरह से दिखाया है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आपको याद होगा 250 कंपार्टमेंट जो थे टेस्टिस के अंदर, उसे हम कहते थे टेस्टिकुलर लोब्यूल। और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर भी 2-3 कंपार्टमेंट थे जिसे हम कहते थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर स्पर्म बनते हैं। बिल्कुल सही है, गलत नहीं है ये। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में स्पर्म बनते थे। उसके बाद अब देखते हैं क्या क्या होता है। तो ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। उसके बाद ये जो आप पार्ट देखने गोल गोल घूमी हुई सी, इसे हम कहते हैं रेटेटेस्टिस। क्लियर हो गया? ये थी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और ये थी रेटेटेस्टिस। और इसके बाद आप ये जो देख रहे हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये जो धारी जैसी है, इसे हम कहते हैं वासा एफरेंशिया। ठीक है, और वासा एफरेंशिया के बाद ये जो बाहर वाली पार्ट है, सबसे एक्सटर्नल पार्ट जो है, इसे हम कहते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस पहले से हमें पता है क्या थी ये। और एपिडिडाइमिस किससे जुड़ रही है? नीचे ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है एपिडिडाइमिस की, ये सीधा जाकर जुड़ जा रही है किसमें? वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस हमें याद होगा, जो स्पर्म को कैरी करता है एपिडिमिस से लेकर के यूरेथ्रा तक सप्लाई करता है। क्लियर हो गया होगा? तो सबसे पहले देखें, ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में हमारी स्पर्म प्रोड्यूस हुई, ये प्रोड्यूस स्पर्म जाकर सीधा रेटेटेस्टिस से ज्वाइन हो जाती है। अगला वाला हिस्सा इसका बिल्कुल बगल वाला रेटेटेस्टिस, और रेटेटेस्टिस उन स्पर्म सेल्स को दे देता है ये वासा एफरेंशिया को, इस वाली पार्ट को। और ये वासा एफरेंशिया क्या करती है? उस स्पर्म सेल्स को सीधा जाके एपिडेमिस को दे देती है। और इसी एपिडेमिस में जाकर के हमारे स्पर्म सेल्स स्टोर हो जाते हैं। जब जरूरत होती है तो ये फिर बाहर आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? टेस्टिकुलर लोब्यूल से आगे ये रेटेटेस्टिस, और रेटेटेस्टिस से वासा एफरेंशिया, एंड आफ्टर वासा एफरेंशिया ये एंटर कर गई एपिडेमिस में। और एपिडेमिस के बाद ये सीधा वास डिफरेंस से होकर के हमारी यूरेथ्रा में आ जाती है। और यूरेथ्रा में आने से पहले 2 ग्लैंड से मुलाकात होती है, सेमिनल वेसाइकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, और बर्बोरिथल से भी होती है। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया डायग्राम के हिसाब से। एक बार आप ये भी देख लें, उसी चीज को फिर से दोहराएंगे हम लोग। सबसे पहले देखिए, द मेल एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटेटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडेमिस, वास डिफरेंस। ये चारों हमने देख लिया इस डायग्राम में क्या क्या थी। ठीक है, नंबर सेकंड है कि सीक्वेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो वो भी हमने चेक कर लिया था। फिर देख लेते हैं एक बार। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किसमें खुलती है? वासा एफरेंशिया में, थ्रू रेटेटेस्टिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल खुलती है वासा एफरेंशिया में थ्रू रेटेटेस्टिस। क्लियर हो गया होगा? फिर नंबर 2 देखिए, वासा एफरेंशिया कहां खुलती है? ओपन्स इनटू एपिडेमिस। वासा एफरेंशिया ये एपिडेमिस में खुल जाएगी। क्लियर है? क्योंकि उसकी बगल में एपिडेमिस ही है। और एपिडेमिस कहां खुलती है? वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस भी देख लीजिए, ये थी एपिडेमिस बाहर वाला हिस्सा, और ये किसमें खुल गया? जाकर वास डिफरेंस में। ये भी क्लियर हो गया होगा। वास डिफरेंस में ओपन हो गई। और वास डिफरेंस के बाद लास्ट है वास डिफरेंस ओपन इनटू यूरेथ्रा। और वास डिफरेंस कहां खत्म हो रही भाई साहब? ये जो वास डिफरेंस जा रही है, ये एंटर कर गई इसमें, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से खुल गई जाकर यूरेथ्रा में। क्लियर? यूरेथ्रा वही पाइप है जिससे यूरिन भी पास करती है और हमारी सीमेंट भी निकलती है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। और लास्ट कह रहा था मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स आर 3 थे। देखिए, हमने तीनों को पहले ही पढ़ रखा है, तीनों ग्लैंड्स को। अ पेयर ऑफ सेमिनिफेरस वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, बर्बोरिथरल ग्लैंड्स, इन तीनों को हमने पहले भी देखा। फिर एक बार देख लेते हैं। ये दोनों है आपके सेमिनल वेसाइकल, यही आपकी कैल्शियम को ऐड करती है। ये नंबर 2 थी हमारी
क्या कहते हैं इसे, प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती थी, कैल्शियम हो गए, जिंक हो गए, प्रोटीन हो गए, ये सब चीज़ें देती थी और स्पर्म को सीमेन बनाती है ये प्रोस्टेट ग्लैंड। और नंबर 3 थी बर्बोरिथरल ग्लैंड। बर्बोरिथरल ग्लैंड का काम था कि जो यूरेथ्रा की पाइप है जिसपे पहले से यूरिन लगी हो, एसिडिक हो, उस एसिडिक को पहले बेसिक बना दे, जिससे कि जो सीमेन हमारी बाहर निकल रही है उसमें स्पर्म सेल की डेथ ना हो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सब कुछ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। कोई चीज़ क्लियर ना हुआ हो तो जरूर कमेंट करके मुझे बताएं। बाकी उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अच्छी मेरी वीडियो लगती होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें टू कीप मी मोटिवेटेड। तो मोटिवेशन लेवल मेरा भी बना रहता है कि भाई लोगों को पसंद आ रही है। तो चैनल अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो भी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। बाकी पढ़ाई करते रहे, अपना ध्यान रखें, फिर मिलते अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।